यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 27 और 28 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अलीज़ा तैयार होकर बैठी मुकद्दम का इंतज़ार कर रही थी, जो अभी तक तैयार नहीं हुआ था और नाश्ते के लिए 2 बार मुलाजमा बुलाने भी आ चुकी, मगर मुकद्दम अभी तक नहा कर ही नहीं निकला था। उफ़ अल्लाह, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? अलीज़ा बोलती हुई उठी। अभी इसने 2 कदम बढ़ाए ही थे कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और मुकद्दम बाहर आया। जबकि मुकद्दम को शर्टलेस देखकर अलीज़ा ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। मुकद्दम ने एक नज़र अलीज़ा की तरफ देखा, जो पीले रंग के ड्रेस साथ मल्टी दुपट्टा लिए, मल्टी ही चूड़ियाँ पहने, नामहसूस सी पिंक लिपस्टिक लगाए बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो इसे अपनी नज़रों के हिसार में रखे चलता ड्रेसिंग टेबल तक आया और अपनी शर्ट पकड़े पहनने की कोशिश करने लगा, जो कि कंधे को हरकत देने की वजह से और दर्द की वजह से नहीं पहनी जा रही थी। अलीज़ा ने नज़र उठाकर मुकद्दम की तरफ देखा, जो दर्द बर्दाश्त करते शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा था। मैं पहना दूँ? अलीज़ा मुकद्दम के पास जाती हुई बोली। मुकद्दम ने एक नज़र इसे देखा, फिर इसकी तरफ रुख किया और हाथ में पकड़ी शर्ट इसकी जानिब बढ़ाई। अलीज़ा ने शर्ट पकड़ी और इसे पहनाने लगी, मगर वो मुकद्दम के कंधे तक आती थी, इसलिए इसे मुश्किल हो रही थी। एक तो आप इतने लंबे हैं, अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली और पास पड़ा स्टूल खींचकर आगे करती इस पर खड़ी होकर मुकद्दम की शर्ट पहनाई। और एक आप इतनी छोटी है। मुकद्दम अपना रुख अलीज़ा की जानिब करते हुए बोला। मैं छोटी नहीं हूँ, बस आप बहुत लंबे हैं, अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली तो मुकद्दम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अच्छा, तो अगर मैं लंबा हूँ तो आप भी तो मुझसे कितनी छोटी हैं? मुकद्दम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला। मैं तो छोटी नहीं हूँ, देखें। अलीज़ा अपने हाथ की इशारे से मुकद्दम और अपने सर की जानिब इशारा करते हुए बोली, जो कि स्टूल पर खड़े होने की वजह से बिल्कुल बराबर था। मुकद्दम हाँ में सर हिलाता अलीज़ा को कमर से थामे नीचे खड़ा कर गया, जबकि अलीज़ा तो आंखें फैलाए मुकद्दम को देखने लगी। अब बताएं मिसिस, मुकद्दम अलीज़ा की तरफ झुकते हुए बोला। यह आपने चीटिंग की है, अलीज़ा मुकद्दम को घूरते हुए बोली। और मैडम, आपने नहीं की क्या? मुकद्दम अपनी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला, जिसके बटन तो अलीज़ा ने बंद किए ही नहीं थे। वो आपने ही मुझे बातों में लगा दिया। अलीज़ा फ़ौरन से सारी बात मुकद्दम पर डाल गई। मुकद्दम वक्त हाँ में ही सर हिला गया। ये मैं खुद कर लूँ? मुकद्दम अपनी शर्ट के खुले बटन की तरफ इशारा करते हुए बोला। नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ, अलीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा और कपाते हुए हाथों से मुकद्दम की शर्ट के बटन बंद करने लगी, जबकि मुकद्दम बहुत फुर्सत से खड़ा अलीज़ा के चेहरे पर आते जाते रंगों को देख रहा था, जो बिल्कुल सुर्ख होती जा रही थी। अलीज़ा ने बटन बंद करके हाथ पीछे किया और पीछे हटाना चाहा, मगर इससे पहले मुकद्दम इसकी कमर में हाथ डाले अपने नज़दीक तर कर चुका था। बेगम, आपका ये शर्माना घबराना मुझे कोई ना कोई गुस्ताखी करने पर मजबूर करता है। मुकद्दम अलीज़ा की नाक पर लब रखते हुए तो बोला, तो अलीज़ा कांप कर रह गई। मुकद्दम अपना मोहब्बत भरा लम्स इसके चेहरे के एक एक नकूश पर छोड़ रहा था। मुकद्दम ने सीधे होते अलीज़ा की तरफ देखा, जो सुर्ख अनार बनी हुई थी और आंखें सख्ती से बंद किए हुई थी। वो मुस्कुराया और इसके लबों पर झुका। अभी इसके लबों पर झुका ही था कि दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई, तो अलीज़ा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और एक झटके से मुकद्दम से अलग हुई। मुकद्दम का ध्यान अलीज़ा की तरफ दरवाजे की तरफ था, इसी वजह से वो इसका हिसार तोड़ सकी। मुकद्दम ने अलीज़ा को सख्त नज़रों से घूरा, जैसे इसे इसकी हरकत बिल्कुल पसंद न आई हो, जबकि अलीज़ा का सारा ध्यान दरवाजे की तरफ था, जहाँ से इफ़रा अंदर आ रही थी। भाभी, आप आई नहीं अभी तक नाश्ते पर? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ।
इफ्रा अपने ही टूर में बोलते अंदर दाखिल हुई तो थोड़ा और इंतज़ार कर लेती, किसी के रूम में बगैर इजाज़त के नहीं आती। कज़िम की संजीदा आवाज़ सुनते ही इफ्रा एकदम उछली। भाई, अब वो मुझे लगा भाभी अकेली हैं, इफ्रा में मनाई। क्यों, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के साथ रहती हैं? मुकज़िम इफ्रा की तरफ देखते हुए बोला, जबकि अलीज़ा अपने लब दबाए हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। जो भी था, इफ्रा मुकज़िम के रोमांस का सत्यानाश कर चुकी थी। सॉरी भाई, इफ्रा अलीज़ा की तरह मस्कीन सी शक्ल बनाते हुए बोली तो अलीज़ा को इस पर तरस आया। अच्छा चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, हम अपने रूम के बाहर कैमरा लगा देंगे। अलीज़ा इफ्रा को देखती शरारत से बोली तो इफ्रा ने अपनी भाभी को घूरा जो गुल शरारत के मूड में थी। कमरे के बाहर ही क्यों भाभी, पूरे घर में लगवाएं भाई, ताकि पता चल सके कि आपको हवाई गुब्बारे कहाँ से लग रहे हैं। इफ्रा भी अलीज़ा वाली टोन में बोली तो अलीज़ा हड़बड़ा गई, जबकि मुकज़्ज़िम की नज़रें अलीज़ा की तरफ थी। इफ्रा की बात सुनते ही से फ़ौरन समझ आ गया था कि उस दिन गुब्बारा किस हस्ती ने मारा था। तुम्हें तो फजूल बोलने की आदत है, मगर मुझे भूख लगी है इसलिए मैं जा रही हूँ। अलीज़ा बोलती हुई बगैर मुकज़्ज़िम को देखे आगे की जानिब बढ़ी, जबकि इफ्रा भी इसके पीछे ही थी। कोई बात नहीं बेगम, कहाँ तक भागेंगी, आना तो मेरे पास ही है, मुकज़्ज़िम मुस्कुराता हुआ बोला और साइड टेबल से अपना सामान उठाया और कदम नीचे की जानिब बढ़ा दिए। इस वक्त सब नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे जब रज़िया बेगम मुकज़्ज़िम से मुखातिब हुई। कल कहाँ थे तुम और घर भी लेट आए, सब खैरियत है ना? रज़िया बेगम मुकज़्ज़िम की तरफ देखते हुए बोली। जी माँ जी, बस काम बहुत ज़्यादा था, वक्त का पता ही नहीं चला और फ़ोन की बैटरी लो होने की वजह से फ़ोन भी बंद हो गया। इतने लापरवाह होना छोड़ दो, अब तुम अकेले नहीं हो, शादी हो गई है तुम्हारी। हालिम साहब ने मुकज़्ज़िम की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। बच्चे थोड़ी ख्याल किया करो। अब कल से बच्ची इतनी परेशान थी कि इसने खाना तक हलक से नहीं उतर रहा था, कम से कम इतला तो ज़रूर कर दिया करो। बीजान मुकज़्ज़िम की तरफ देखते और मुस्कुरा कर बोले, जबकि अलीज़ा इन बातों से चुप सी हो गई थी। मुकज़्ज़िम ने अलीज़ा की तरफ देखा जो अपना सर झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। जी बीजान, मैं आइंदा बहुत ख्याल रखूँगा। मुकज़्ज़िम का जवाब तो बीजान को दे रहा था, जबकि देख अलीज़ा की तरफ रहा था। मुकज़्ज़िम ने आहिस्ता से अलीज़ा की गोद में रखा इसका हाथ पकड़ लिया, जबकि अलीज़ा ने झटके से सर उठाकर मुकज़्ज़िम की तरफ देखा जो पूरी तरह नाश्ते करने में मगन था। अलीज़ा ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, मगर मुकज़्ज़िम ने गिरफ्त मजबूत कर दी। अलीज़ा ने इल्तिजाई नज़रों से मुकज़्ज़िम को देखा तो इसने सामने रखी अलीज़ा की प्लेट की तरफ इशारा किया, मतलब नाश्ता करो चुपचाप, ये हाथ नहीं छूटने लगा। अलीज़ा मुंह बनाती नाश्ता करने लगी, जबकि अपने हाथ पर मुकज़्ज़िम के हाथ की हरकत महसूस करती इससे नाश्ता करना महाल हो रहा था। कभी वो इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाता तो कभी इसके नाखूनों पर अपनी उंगलियां फेरता, कभी इसकी हथेली पर अपना नाम लिखता, जबकि अलीज़ा इसका हर लम्स अपनी धड़कनों का शुमार करती रह गई। जैसे तैसे करके अलीज़ा ने नाश्ता किया। चलिए ठीक है बीजान, मैं चलता हूँ अब ऑफिस, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मुकज़्ज़िम बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि अलीज़ा भी इसके साथ ही उठी, क्योंकि इसका हाथ अभी तक मुकज़्ज़िम के हाथ में था। ठीक है बेटा, खैर से जाओ, अल्लाह अपने ईमान में रखे, और जाओ बेटा तुम मुकज़्ज़िम को दरवाजे तक छोड़ के आओ। बीजान अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली तो अलीज़ा ज़बरदस्ती मुस्कुराई और मुकज़्ज़िम के साथ कदम मिलाते हुए बाहर की जानिब बढ़ी। घर के दाखिली दरवाजे तक आकर अचानक मुकज़्ज़िम ने अलीज़ा की कलाई पकड़कर दरवाजे के पीछे दीवार से पिन किया और इसके दोनों अतराफ बाजू झुकाए। हाँ तो मिसेस, आपको इतनी फ़िक्र क्यों थी मेरी कि आपसे खाना ही नहीं खाया जा रहा था? मुकज़्ज़िम अलीज़ा के चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला, जो सख्ती से आंखें बंद किए खड़ी थी। जवाब दो बेगम, मुकज़्ज़िम इसका गाल चूमते हुए बोला तो अलीज़ा ने आंखें खोल के मुकज़्ज़िम को देखा। आप शोहर हैं मेरे, इसलिए फ़िक्र तो होगी ना। अलीज़ा मुकज़्ज़िम के सीने पर दोनों हाथ रखे इसे पीछे करने की कोशिश की, मगर वो 1 इंच भी ना हिला। तो मेरी जान, शोहर की मूड की ज़रा फ़िक्र नहीं है जो तुम ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मुकज़्ज़िम इसके दोनों गाल पर लब रखते हुए बोला, जबकि अलीज़ा का मुंह ही खुल गया।
मैंने कब आपका मूड ख़राब किया? अलीज़ा मुकज़्ज़िम को घूरते हुए बोली। मूड ही तो ख़राब करती हो, जब करीब आओ तो पीछे हट जाती हो। छोड़िए, मुझे भूख लगी है, मुझे ये सब करके तुम मेरा मूड ही तो ख़राब करती हो। मुकज़्ज़िम इसकी आंखों में देखते हुए बोला और बगैर इसे समझने का मौका दिए बगैर इसके होठों पर झुक गया और कतरा कतरा इसकी सांसें पीने लगा, जबकि अलीज़ा ने इसकी शर्ट को मुट्ठियों से जकड़ लिया था। अलीज़ा को अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हो रही थी। मुकज़्ज़िम इसकी धीमी चलती हुई सांसें महसूस करता नरमी से पीछे हटा, जबकि अलीज़ा लंबे लंबे सांस लेती अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी, जबकि चेहरा खून छलने को तैयार था। तो बेगम, अगर अब तुमने मेरा मूड ख़राब करने की कोशिश की तो सज़ा इससे कई गुना बड़ी होगी। कज़ीम अलीज़ा के होंठों पर अपने अंगूठे से हिलाते हुए बोला। और शाम को तैयार रहना, तुम्हारे भाइयों की बर्थडे है, ड्रेस भिजवाऊंगा और वही पहनना। मुकज़्ज़िम इसका माथा चूमते हुए बोला और अलीज़ा फ़क्त सर में हाँ में हिला गई। लगता है मेरी बेगम का मूड नहीं है कि मैं ऑफिस जाऊं, मुकज़्ज़िम अलीज़ा के कान में सरगोशी करते हुए बोला। इसका इशारा अपनी शर्ट के कॉलर की तरफ था जो अभी तक अलीज़ा ने छोड़ा नहीं था। इसकी बात का मतलब समझते अलीज़ा ने झटके से इसकी शर्ट का कॉलर छोड़ा। शोहर को खुदा हाफिज़ नहीं बोलना क्या? मुकज़्ज़िम इसे निकलता देकर बोला। खुदा हाफिज़, अलीज़ा बोलती जल्दी से इसका हिसार तोड़ने की कोशिश करने लगी। ऐसा नहीं, मुकज़्ज़िम बोलता झुका और इसके चेहरे के करीब होते हुए एकदम से घबराई। इसे तो बिल्कुल नहीं बेगम, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बेगम, प्लीज़ छोड़िए, मुझे जाना है, अलीज़ा मज़ामत करते हुए बोली। ऐसे तो बिल्कुल नहीं बेगम, पहले मुझे सही से खुदा हाफिज़ बोले, मुकज़्ज़िम अपनी गिरफ्त सख्त करता हुआ बोला। ठीक है, पहले आंखें बंद करें, अलीज़ा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में मुकज़्ज़िम से बोली। तो मुकज़्ज़िम मुस्कुराकर अपनी गिरफ्त हल्की और आंखें बंद कर गया। अलीज़ा ने आहिस्ता से अपने लब मुकज़्ज़िम के माथे पर रख दिए और अपनी मोहब्बत के पहले लम्स को मुकज़्ज़िम ने अपनी रूह की गहराइयों तक महसूस किया। अलीज़ा ने इसकी गिरफ्त हल्की हुई महसूस करके फ़ौरन इसका एहसास तोड़ती भागी, जबकि मुकज़्ज़िम के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रह गई। इसकी आंखों में आज अजीब सी चमक थी और वो चमक अलीज़ा की मोहब्बत की थी जो इसने अपने लिए अलीज़ा की आंखों में देखी थी। और वो एक आखिरी नज़र सामने डाले जहाँ से अलीज़ा गुजरी थी, बाहर की जानिब बढ़ा और गाड़ी में बैठ के अपनी ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। सर, मुझे लगता है एसपी भी मिला हुआ है खावर के साथ, वरना वो इतनी आसानी से कैसे भाग सकता है? दाद मुकज़्ज़िम के सामने खड़ा होता हुआ बोला। पता करो एसपी आजकल कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, इसके एक एक पल की खबर मुझ तक पहुँचाओ। मुकज़्ज़िम दाद को देखते संजीदा लहजे में बोला। जी सर, और खावर के कुछ आदमी भी पकड़े गए हैं, मगर वो सच बता रहे हैं, वो सच नहीं बता रहे, वो सब बेसमेंट में मौजूद हैं, दाद ने इसे मज़ीद इतला दी। सच तो इनका बाप भी बोलेगा, मुकज़्ज़िम खड़ा होता हुआ सख्त लहजे में बोला और अपने कदम ऑफिस से बाहर की जानिब बढ़ा दिए। मुकज़्ज़िम बेसमेंट से में दाखिल हुआ तो वहाँ मुकम्मल अंधेरा था, जबकि दरवाज़ा खुलने की वजह से बेसमेंट में हल्की फुल्की रोशनी दाखिल हुई जो इस जगह को और खौफनाक बना रही थी। होश में लाओ इन्हें, मुकज़्ज़िम सामने बंधे आदमियों को देखते हुए बोला जो बेहोश पड़े हुए थे। मुकज़्ज़िम के एक गार्ड ने आगे बढ़कर इनके ऊपर ठंडा पानी फेंका, जिसकी वजह से हड़बड़ाकर उठे, मगर सामने बैठे शख्स को देखकर कांप उठे। खावर कहाँ है? बेसमेंट में मुकज़्ज़िम की सख्त आवाज़ गूंजी। हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता, हमें जाने दो, इनमें से एक आदमी खौफ के मारे जल्दी से बोला। मुकज़्ज़िम ने एक गार्ड को इशारा किया तो वो एक डिब्बा लेकर आया और मुकज़्ज़िम के आगे पड़ी टेबल पर रख दिया। तुम्हें पता है कि ये कौन सा बिच्छू है? मुकज़्ज़िम इस डिब्बे को खोलते हुए बोला, जिसमें लातदाद जहरीले बिच्छू थे। पहले ये तुम्हारी ज़ुबान पर असर करेगा, फिर तुम्हारे दिमाग पर, और फिर तुम्हारे जिस्म पर, और फिर तुम्हारे खून की गर्दिश पर, जिससे तुम एकदम मरोगे, बल्कि तड़प तड़प कर मरोगे। मुकज़्ज़िम टेबल पर वो बिच्छू छोड़ता हुआ बोला जो इन आदमियों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे। नहीं नहीं, खुदा का वास्ता ऐसे ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पैसे दिए गए थे खावर को निकालने के लिए और ये हुक्म एसपी ने दिया था। खावर अब कहाँ है हम नहीं जानते, पर एसपी ने ही छुपाया है कहीं इनमें से
एक आदमी रोते हुए बोला, जबकि मुकज्जिम की आंखें वहशत से सुर्ख हुईं। मुकज्जिम ने अपने एक गार्ड को इशारा किया और इसने बिच्छू बंद किए और मुकज्जिम लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। सर, अब क्या करना है? एसपी को उठा लें? दाद ने मुकज्जिम की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, एक चाल एसपी ने खेली है और एक चाल अब मैं खेलूँगा, मगर अपने तरीके से तुम एसपी को पैगाम भेजो, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मुकज्जिम संजीदगी से बोला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और जन से गाड़ी भगा ले गया। अलीज़ा को मुकज्जिम का भेजा गया ड्रेस बहुत पसंद आया। वो पाँव को छूती एक रेड मैक्सी थी जिस पर गोल्डन काम हुआ था। इस वक्त वो मुकम्मल तैयार बैठी मुकज्जिम का इंतज़ार कर रही थी जब इफ़रा इसके पास बैठी। माशाल्लाह भाभी, क्या कमाल लग रही हैं आप। आज तो बाई की खैर नहीं, इफ़रा चहकती हुई बोली, जबकि अलीज़ा को बेख्तियार मुकज्जिम की सुबह वाली हरकत याद आई। अभी वो कोई जवाब देती कि इन्हें मुकज्जिम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अलीज़ा का दिल एकदम से 200 की स्पीड पकड़ चुका था। ले भाई भी आगे, मैं चलती हूँ। अब इफ़रा बोलती हुई ईट खड़ी हुई, जबकि अलीज़ा ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोका। रुक जाओ, बाद में चली जाना। अलीज़ा इफ़रा को देखते हुए बोली। नहीं भाभी, मुझे बीजा की बात सुननी है, वो मुझे बुला रही थी, शायद कोई ज़रूरी बात करनी है इन्होंने। सुनकर आती हूँ। इफ़रा अलीज़ा से हाथ छिड़वाती हुई कमरे से निकल गई। अलीज़ा अपने धड़कते दिल के साथ उठी और मुकज्जिम का ड्रेस निकालने के घर से अलमारी की तरफ भरी। मुकज्जिम कमरे में दाखिल हुआ तो नज़र चारों तरफ घुमाई तो अलीज़ा अलमारी के पास खड़ी हुई दिखाई दी। अलमारी का दरवाज़ा खुलने की वजह से वो नज़र नहीं आ रही थी, मगर इसके पाँव साफ नज़र आ रहे थे, जिनमें हल्की फुल्की हील वाली गोल्डन जूती पहनी हुई थी। दूधिया सफ़ेद पाँव में वो बहुत ही जज रही थी। अलीज़ा मुकज्जिम के कपड़े निकालती बेड पर रखती मुड़ी तो मुकज्जिम इसे देखता ही रह गया। वो इसकी पसंद की रेड और गोल्डन पाँव को छूती मैक्सी में और रेड ही इयररिंग पहनी, हल्का सा मेकअप किए, रेड लिपस्टिक लगाए, कमाल की हसीन लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। मुकज्जिम को अपनी तरफ देखता पाकर अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मुकज्जिम इसके पास जाता हुआ बोला। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मुकज्जिम इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए बोला। वो टाइम नहीं है, आप तैयार हो जाएं। अलीज़ा मुकज्जिम को सुबह वाली टोन में आता देखकर फ़ौरन इसका ड्रेस इसके हाथ में पकड़ाकर बोली तो मुकज्जिम मुस्कुरा दिया। ओके, पर तुमने मुझसे एक वादा किया था कि जो मैं बोलूँगा वो मुझे दोगी, तो बस इसे याद रखना। मुकज्जिम इसके कान में सरगोशी करता हुआ पीछे हटा और ड्रेस लिए वॉशरूम में घुस गया, जबकि मुकज्जिम की बात पर अलीज़ा का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। अस्सलाम वालेकुम बीजान। इफ़रा बीजा के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो इधर। बीजान इसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए बोली। वो बीजा के पास जाकर बैठ गई। हम तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। बीजान इफ़रा की जानिब देखते हुए बोले। जी बीजान बोलिए, आप बस हुक्म किया करिए, पूछ क्यों रही हैं? इफ़रा भी अदब से जवाब देते हुए बोली। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? बीजा इफ़रा के बालों में हाथ फेरते हुए बोली। इफ़रा ने झटके से सर उठाकर बीजा को देखा और बेयकीनी से इनकी तरफ देखा। क्या तुम्हें कोई इतराज़ है? बीजान इसकी तरफ देखते हुए बोली। नहीं। बीजान अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए बोली। तो ठीक है, फिर जुम्मे को जहाज़ेब के साथ तुम्हारा निकाह है और रुखसती बाद में होगी। बीजान की बात पर इफ़रा ने फिर से झटके से सर उठाया और बीजान को देखने लगी, जबकि आंखों में बेयकीनी थी। क्या जहाज़ेब से? इफ़रा बीजा की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, जहाज़ेब से तुम्हारा निकाह है। तुम्हें कोई इतराज़ है तो बता दो, हम बेटियों पर ज़बरदस्ती करने के कायल नहीं हैं। बीजान ने इफ़रा को नरम लहजे में बोलते हुए कहा। नहीं बीजान, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जो आप चाहेंगी वो ही होगा। इफ़रा ने झुकाती अदब से कहा। शाबाश मेरा बच्चा, आज मेरे दोनों बच्चों ने मेरे फ़ैसले का मान किया, मेरा दिल मेरा मान जीत लिया। बीजान खुश होते हुए इफ़रा का माथा चूमते हुए बोली। ठीक है बीजान, अब मैं चलती हूँ, खाने की तैयारी करवानी है मुलाजमा के साथ। इफ़रा बोलते हुए उठी और कमरे से निकल गई, जबकि बीजान अपने बच्चों के नसीब की दुआएं करने लगी। मुकज्जिम और अलीज़ा बीजान और रज़िया बेगम से मिलते शाहवाल रवाना हो चुके थे। इन्हें पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगने थे और अभी तक इन्हें निकले 10 मिनट हुए थे। अलीज़ा बोर होने लगी तो इसने हाथ बढ़ाकर म्यूज़िक ऑन कर दिया और गाड़ी में गाने की आवाज़ गूंजी।
محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے، تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے۔ علیزہ نے ہڑبڑا کر گانا چینج کیا۔ مریض عشق ہوں میں کر دے دعا، ہاتھ رکھ دے تو دل پہ ذرا۔ علیزہ نے پھر سے گانا چینج کیا جبکہ مقدم اپنی ہنسی دبائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ذرا ذرا مہکتا ہے بہکتا ہے آج تو میرا تن من۔ علیزہ سرخ پڑتی آف بٹن دبا کر میوزک ہی بند کر لی۔ اللہ اللہ، کیسے گانے رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ یہ سب سنتے ہیں؟ علیزہ اپنا رخ مقدم کی طرف کرتے گھورتے ہوئے بولی، پہلی بات تو یہ کہ مجھے واقعی شرم نہیں آتی، دوسری بات یہ میں زیادہ گانے نہیں سنتا، آخری بات یہ کہ یہ جیپ زید کی ہے میری نہیں۔ وہ گاڑی میں لگا کر بول گیا۔ مقدم اپنا پورا فوکس ڈرائیونگ کی طرف کرتا ہوا بولا۔ وہ علیزہ کو دیکھنے سے گھبرا رہا تھا کیونکہ اگر وہ اسے دیکھتا تو لازمی ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو جاتا۔ ویسے سونگ تو ہمارے حساب کے ہی چل رہے تھے، مقدم شوق لہجے میں بولا۔ آپ تو ہیں ہی بے شرم۔ علیزہ سرخ پڑتی اپنا رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جبکہ گاڑی میں مقدم کا دلکش قہقہ گونجا۔ علیزہ نے مقدم کی طرف دیکھا، وہ ہنستا ہوا کتنا پیارا لگتا تھا۔ اس کی مسکراتی آنکھیں اور اس کی وجاہت کو اور بڑھاتی تھی۔ علیزہ نے آج اسے دوسری بار قہقہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ آج سفید شلوار قمیض میں کندھوں پر اجرک ڈالے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ علیزہ نے اسے دیکھتے ہی بے ساختہ ماشاءاللہ کہا، مسز ایسے مت دیکھیے، آپ کا ہی ہوں، ابھی ایسے مجھے دیکھ کر کنفیوز نہ کرو، گھر جا کر دیکھ لینا اور میں بھی دیکھ لوں گا جی بھر کر۔ مقدم علیزہ کو چھیڑتے ہوئے بولا تو علیزہ چپ سی کر گئی اور فوراً رخ بدل کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، ایک تو ان کی آنکھیں کم اور دوربین زیادہ ہے، علیزہ دل ہی دل میں بولی اور باہر کا منظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ بات سنیے۔ علیزہ زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی، اس لیے اس نے مقدم کی مخالفت ہوئی۔ جی سنائیں، مقدم نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ آپ کی چوٹ کیسی ہے؟ اب علیزہ کے کندھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے اب، مقدم نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ علیزہ پھر سے مقدم سے مخاطب ہوئی۔ ہزار پوچھو میری جان، مقدم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سب آپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ جو اس دن بھائی آئے تھے نا، وہ بھی ڈر ہی رہے تھے۔ علیزہ کا اشارہ دانت کی طرف تھا۔ بیگم، آپ نے ابھی تک بس میرا سویٹ سائیڈ دیکھی ہے اور آپ کے علاوہ سب ہی میری بیڈ سائیڈ بھی دیکھی ہوئی ہے، تو میری بیڈ سائیڈ سے ایک دنیا ڈرتی ہے اور یہ آپ ہی ہیں جو اپنے شوہر کو بہت ہلکا لیتی ہیں، مقدم نارمل لہجے میں بولا۔ بیڈ سائیڈ کو کیا آپ انسان مار کر کھاتے ہیں؟ علیزہ منہ بناتے ہوئے بولی جیسے اس کی بات پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ انسان تو نہیں پر تمہیں ضرور کھاؤں گا، وہ بھی زندہ، مقدم بالکل سیریس انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے کھا سکتے ہیں؟ علیزہ تو حیرت سے مقدم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ گھر جا کر عمل کر کے دکھاؤں گا، ایسے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ مقدم کا لہجہ اب بھی سیریس ہی تھا جبکہ علیزہ کے چہرے کی ہوائیں اڑیں۔ آپ مجھے ماریں گے؟ علیزہ روحانی سی ہوتے ہوئے بولی جبکہ مقدم کا دل کیا کہ اپنا سر ہی پیٹ لے۔ میں تمہیں کیوں ماروں گا یار؟ مقدم اب نرم لہجے میں بولا۔ آپ نے ابھی تو کہا۔ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مقدم نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے علیزہ کی کلائی پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ 2 ہفتے بعد ہماری شادی ہے، تب تک خود کو میرے لیے مکمل تیار کر لو، بس اب یہی مہلت ہے تمہارے پاس مجھے اور ہمارے رشتے کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد میں تمہیں سمجھاؤں گا اور بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ مقدم کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ بس شادی کے لفظ پر ہی اٹک گئی۔ شادی؟ علیزہ نے بے یقینی سے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جبکہ اس کی باقی کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کر گئی۔ ہاں شادی، جمعے کو افرا کا نکاح ہے جہاں زیب کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کی رخصتی کے ساتھ ہی تمہاری بھی رخصتی ہوگی اور شادی کے سارے فنکشن ہوں گے۔ مقدم علیزہ کو نرمی سے چھوڑتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ سچی؟ علیزہ خشک ہوتے ہوئے چہک کر بولی۔ ہاں سچی، اب تو کر لینا اپنی شادی کے سارے ارمان پورے۔ مقدم کو اسے خوش ہوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ہائے، کتنا مزہ آئے گا نا، میں سم کے ساتھ ڈانس بھی کروں گی۔ مگر وہ خوش ہوتی اپنی ہی روح میں بول گئی جبکہ مقدم اپنی بیوی کو خوش ہوتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو چلیے پھر اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ